हम्म। अ, नमस्कार दोस्तों। सत्य शोधक विद्यार्थी संगठन महाराष्ट्र के इस वेब पेज पे लाइव टेलीकास्ट पे आप सभी का स्वागत है। और जी, मुझे अपने साथियों का फरमान आ गया कि लाइव चालू करना चाहिए, तो जी मैं लाइव शुरू कर चुका हूँ। मैं अब इस पेज के सामने हूँ, आप सबसे मुखातिब हूँ। अगर कोई साथी मौजूद हैं इस समय, हमारी बात सुन रहे हैं, तो वो यस अमोल जी, नमस्कार। सुन पा रहे हैं? गुड। ठीक है, धम्मानंद, यस कैसे हैं आप? अ, जय भीम साथी। हाँ, जय भीम, लाल सलाम सर, रमेश विजेकर जी। अ, तो ठीक है, यानी कि काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। जय भीम साथी, आप सभी का स्वागत है। जय भीम। और इस समय थैंक यू प्रभाकर जी। आज का जो विषय है ऑनलाइन शिक्षा, या एक बहुसंख्यक आबादी को शिक्षा से बाहर करने की कवायद या साजिश। तो जी मेरी आवाज़ आ रही है, बहुत अच्छी बात है। तो हम अपनी बात शुरू करते हैं। 8 बज रहे हैं वैसे। अ, 8 बजे का टाइम बड़ा खतरनाक टाइम हो गया है आजकल। हमारे प्रधानमंत्री महोदय 8 बजे अवतरित होते हैं टीवी स्क्रीन पे, और कभी नोटों को बंद कर देते हैं, कभी देश को बंद कर देते हैं, कभी थालियां पिटवाने लगते हैं, कभी पटाखे फोड़ने को बोलते हैं। 8 बजे का समय जब मुझसे कहा गया था, तो थोड़ा सा अटपटा लगा था कि ये 8 बजे वाला टाइम तो थोड़ा अलग ट्रेडमार्क हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, उस ट्रेडमार्क को तोड़ना चाहिए। 8 बजे सिर्फ आकाशवाणियां हों दैवीय मसीहाओं की, ये ज़रूरी नहीं है। 8 बजे हम सब अपनी बातें भी कर सकते हैं। तो आप सभी का, जो हम इस वक्त हमें सुन रहे हैं और जो शायद आगे भी कुछ लोग सुने, इस लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। हेलो हेलो सबको, हेलो। अ, तो साथियों, ये जो इस समय ऑनलाइन शिक्षा का जो पूरा बाजार अचानक गर्म हो गया है कोविड 19 के इस महामारी के दौर में, इस पे आने से पहले मुझे लगता है, चूंकि सत्यशोधक विद्यार्थी संगठन का ये प्लेटफॉर्म है, तो एक बार फूले की तरफ हमको वापस जाना चाहिए। और 1880 81 के आसपास, जब हंटर कमीशन, जो इंडियन एजुकेशन कमीशन अंग्रेज़ी हुकूमत ने बनाया था, हंटर साहब जिसके अध्यक्ष थे, तो हंटर कमीशन के सामने फूले ने अपना मेमोरेंडम, अपने सुझाव रखे थे। और उन सुझावों में फूले ने उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसकी आलोचना करते हुए अपने कुछ विकल्प सामने रखे थे। और उस विकल्प में, वो जो मेमोरेंडम था, उसमें एक एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर हमें मिलती है जिसमें शिक्षा पाने वाले जो लोग हैं, जिन लोगों को तालीम मिलनी है, वो लोग तालीम पाने के बाद अपने समाज से कटकर अलग ना हो जाएं, बल्कि तालीम ऐसी हो कि जो व्यक्ति उस तालीम को हासिल करे, वो अपने समाज से, अपने आसपास के परिवेश से और गहरे जुड़ाव महसूस कर सके, न कि उससे अलग थलग हो जाए। और तालीम देने वाले जो लोग थे, उनके लिए भी उन्होंने कहा कि ये लोग भी ऐसे हों जो उस परिवेश से आते हों जिस परिवेश से इस देश की ज़्यादातर आबादी के बच्चे आते हैं। वो लोग जिनको हल चलाने में कोई शर्म न महसूस होती हो, वो लोग जो विद्यार्थियों की जाति, उनके भाषा के आधार पर उनसे भेदभाव न करें। तो ये एक तस्वीर फूले ने उस समय पेश की।
और इस जो फूले का विकल्प उस समय था, उसको आज के दौर में 2020 में लगभग 150 साल बाद हमें याद करना, दोहराना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फूले ने एक कसौटी, एक मानदंड हमारी शिक्षा के लिए रखा कि कैसी हो देश की शिक्षा। और जब हम ऑनलाइन शिक्षा की बात करते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन की बात करते हैं, या इस तरह के तमाम जो नए-नए शगुफ़े आजकल तालीम में छोड़े जा रहे हैं, शिक्षा में छोड़े जा रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन शिक्षा, तो हमें उस कसौटी पे भी इनको रखना होगा। वो कसौटी जो 150 साल पहले फूले ने बनाई थी, लेकिन जो आज भी प्रासंगिक है, और इसलिए भी प्रासंगिक है क्योंकि जब लॉकडाउन की घोषणा की जाती है, उस वक्त तमाम इंडस्ट्रियलाइजेशन, तमाम विकास के बावजूद करोड़ों लोग शहरों को छोड़ के, बड़े-बड़े महानगरों, औद्योगिक केंद्रों को छोड़कर अपने गाँव की तरफ, अपने कस्बों की तरफ लौट पड़ते हैं। तो यानी ये जो खाई हमें दिखती है, जहाँ पे लोगों को वापस लौटना पड़ता है, उसी खेती किसानी आधारित गाँव की तरफ, तो हमने जो अब तक की विकास यात्रा की है, उस विकास यात्रा के बारे में यह सोचने का बहुत बहुत ही माकूल मौका है, हमें सोचना पड़ेगा। और जब हम अपने शिक्षा व्यवस्था में कोई भी नई चीज़ों, नए कवायद के बारे में विचार करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये देखना पड़ेगा कि ये जो नई चीज़ें हमारे आज सामने रखी जा रही हैं, क्या ये हमें हमारे परिवेश से, हमारे समाज से, हमारे सरोकारों से काट के कहीं दूसरी तरफ रख रही हैं, या और हमको अपने परिवेश से जोड़ रही हैं, अपने लोगों के सरोकारों से हमको जोड़ रही हैं। ये समझना, ये इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और ये कसौटी भले आज लगे कि 150 साल पुरानी है, लेकिन ये प्रासंगिक है। और ज़ाहिर बात है, हम इस और बेहतर बनाएंगे। हमें फूले के विचारों को जैसे का तैसा स्वीकार करें ज़रूरी नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, हमें उस विचार को और बेहतर बनाना है। खैर, अब हम वापस आते हैं ऑनलाइन शिक्षा की तरफ। तो ऑनलाइन शिक्षा का जो सिलसिला है, वो काफ़ी दिन पहले से शुरू हो चुका है, लेकिन ये महामारी के दौर में जब 24 मार्च को अचानक इस देश के प्रधानमंत्री टीवी स्क्रीन पे आते हैं और लॉकडाउन की घोषणा कर देते हैं, तो अफरा-तफरी में स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन तालीम देने की होड़ सी मच जाती है। और उस होड़ के पीछे एक बहुत बड़ा दबाव होता है कि कोर्स को टाइम पे ख़त्म किया जाए, परीक्षाएं समय पे आयोजित हो सकें, जो सत्र है वो अपने समय से पूरा हो सके, ताकि शिक्षा के बाद का अगला जो चरण होता है, और मतलब कि कहीं और दाखिला लेना हो या किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठना हो, तो ये जो सर्कल, एक पूरा विशेष सर्कल हम जिसे कह सकते हैं, एक बड़ा घनीभूत चक्र है एक तरह का, वो चक्र चलता रहे, वो पहिया ना टूटे। ये ऑनलाइन शिक्षा के पीछे जो अभी की जो होड़ मची है वो है। और इस पे हम लोग लौटेंगे, जब हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे तो वापस भी लौटेंगे इस पे, जब हम विकल्पों की बात करेंगे। इसी दौरान मई के पहले हफ्ते में प्रधानमंत्री इस लॉकडाउन के दौरान ही अपने ऑफिस में बैठ के नई शिक्षा नीति के ऊपर एक चर्चा अपने सलाहकारों के साथ करते हैं। उनके सलाहकार कौन लोग हैं, कैसे हैं, क्या सलाह देते हैं, हमें नहीं मालूम, क्योंकि ये बड़ी खतरनाक सलाहें हैं, जिसका सलाह वो लोग देते हैं, जिसका नतीजा हम आज लॉकडाउन के दौर में देख रहे हैं। खैर, तो ये ओके, ये मैसेजेस भी आ रहे हैं बीच बीच में। खैर, तो उस नई शिक्षा नीति जो अब तक घोषित नहीं हुई है, जिसका डॉक्यूमेंट अब तक सामने नहीं आया है, जिसके बारे में बल्कि एक खबर अभी आई थी कि जो ड्राफ्ट कस्तूरी रंगन साहब ने पेश किया था, उसके बाद भी एक नया ड्राफ्ट जारी हुआ था लगभग नवंबर दिसंबर के आसपास, और उसके बाद अब एक फाइनल ड्राफ्ट और आया है जो मंत्रालयों में सर्कुलेट हुआ है, अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। उसके ऊपर चर्चा की प्रधानमंत्री महोदय ने, और कुछ ये बातें रखी कि अभी हमको तकनीक आधारित और तकनीक के ऊपर
सवारी करते हुए आगे बढ़ने वाली शिक्षा व्यवस्था को स्थापित करना है। तकनीक का बहुत बड़ा रोल होगा आने वाले दौर में, जो भी शिक्षा में बदलाव होंगे उसमें, उस पर उन्होंने जोर डाला। और उसके बाद जो ये आत्मनिर्भर भारत का पूरा पैकेज हमारे सरकार ने घोषित किया है, और उस पैकेज में एक हिस्सा ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर भी था। और इसका वित्त मंत्री सीतारमण जो है उन्होंने पेश किया। और इस ई विद्या प्रोग्राम में अच्छा साथियों, मैं एक चीज़ के लिए माफ़ी मांगूंगा कि मराठी मुझे नहीं आती है, तो यहाँ पे एक मराठी में भी कमेंट है और मैं नहीं इसको समझ पा रहा हूँ। तो प्लीज़ हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, मैं माफ़ी चाहूँगा। और ये मतलब मेरी असफलता तो है ही, लेकिन इस देश की शिक्षा व्यवस्था की भी असफलता है कि मुझे हिंदी और अंग्रेज़ी और भोजपुरी जो मेरी मातृभाषा है उसके अलावा देश की कोई दूसरी भाषा नहीं आती है। हमें कभी सिखाया नहीं गया स्कूलों में। एक मरी हुई भाषा संस्कृत हम पे थोप दी गई थी, जिसमें हमने पढ़ाई करके हम पास हो गए, उसके अलावा और कोई भाषा हम नहीं सीख पाए। तो बहुत माफ़ी चाहूँगा, आप लोग मराठी में संदेश अगर देंगे तो मैं समझ नहीं पाऊँगा। एक प्रश्न भी आया है गाँव के बारे में, ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली क्या पूरी हो सकती है, इस पे हम लौटेंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं ये जो पीएम ई विद्या प्रोग्राम, प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम है, इसके बारे में। इस कार्यक्रम में उच्च शिक्षा को लेकर एक प्रावधान ये था कि देश की टॉप सर्वश्रेष्ठ 100 विश्वविद्यालयों को सरकार उनको ये छूट दे रही है, उनको इजाज़त दे रही है कि वे 31 मई तक ऑनलाइन कोर्सेज शुरू कर सकें। ये जो पैकेज है आत्मनिर्भर भारत का, इस पैकेज का बड़ा हिस्सा पहले से जो सरकारी योजनाएं या तो घोषित हो चुकी थी या जो बजट में भी आ चुकी थी, उनको ही नए जामे में लपेट के इसमें पेश किया गया है, ऐसी बात कई लोगों ने कही है। और ये जो ई विद्या प्रोग्राम का ये जो पहला खंभा है, 100 विश्वविद्यालयों को 31 मई तक ऑनलाइन कोर्सेज शुरू करने की इजाज़त देने का, ये बजट में आ चुका था पहले भी, ऐसा मैंने खबरों में पढ़ा। तो खैर, इसमें ये साफ नहीं किया वित्त मंत्री महोदया ने कि 31 मई तक जो ये ऑनलाइन कोर्सेज शुरू करेंगे विश्वविद्यालय, और वो कोर्सेज क्या फ्री होंगे या उनके लिए पैसा लिया जाएगा। उन्होंने ये साफ नहीं किया कि इन कोर्सेज के लिए जो ढांचे होंगे, कुछ बुनियादी ज़रूरतें होती हैं ऑनलाइन कोर्सेज चलाने के लिए, वो विश्वविद्यालय के स्तर पे और विद्यार्थियों के स्तर पे वो कहाँ से सुनिश्चित किए जाएंगे। और अगर नहीं सुनिश्चित किए जाएंगे तो क्या ऐसा नहीं होगा कि वो एक बड़ा वर्ग, विद्यार्थियों का एक बड़ा वर्ग, जो ब्रॉडबैंड जिसके पास नहीं है, जिसके पास इंटरनेट बहुत इंटरनेट की सुविधा जिसकी मुकम्मल नहीं है, वो कभी स्पीड कम होती है, कभी घटती है, बढ़ती है, कभी कभार उसके पास डेटा पैक अपने मोबाइल में भरवाने के लिए पैसे भी नहीं होते हैं, वो वर्ग, विद्यार्थियों का वो वर्ग उस ऑनलाइन शिक्षा तक कैसे पहुंच पाएगा। ये सब बातें इस प्रोग्राम में नहीं कही गई हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि सिर्फ 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय, सिर्फ उनको क्यों इजाज़त दी गई है, बाकियों को क्यों नहीं दी गई है। इस देश में तो लगभग 500 के आसपास यूनिवर्सिटीज़ हैं। बाकी यूनिवर्सिटीज़ को किस आधार पे नहीं दिया गया है? क्या अगर उनके अंदर क्षमता नहीं है तो उस क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या कोई योजना है सरकार के पास? या ये जो एक परिपाटी हमारे देश में चली आ रही है 70 सालों से या उससे ही पहले से, कि हम चंद द्वीप बना देते हैं, आइसोलेटेड आइलैंड्स, अकेले अलग थलग द्वीप, श्रेष्ठता के द्वीप, आईआईटी, आईआईएम या यूनिवर्सिटीज़ में जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिन पे रिसोर्सेज, बहुत सारा संसाधन लगाया जाता है जिनकी श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए, और बाकियों को दरकिनार कर दिया जाता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की पूरी एक लंबी लिस्ट है।
हालांकि ये अलग बात है कि ये सरकार, मोदी सरकार जब से आई है तब से किसी भी यूनिवर्सिटी को नहीं बख्शा जा रहा है, सबको बराबर बर्बाद करने की योजना चल रही है। जेएनयू को भी बर्बाद किया जा रहा है, डीयू को भी बर्बाद किया जा रहा है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी को भी बर्बाद किया जा रहा है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी को भी बर्बाद किया जा रहा है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस को भी बर्बाद किया जा रहा है, सबको बराबर बर्बाद किया जा रहा है। इस मामले में बड़ी समतामूलक सरकार है, सभी विश्वविद्यालयों का कबाड़ा कर रही है, पूरी शिक्षा व्यवस्था, पूरे हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, सबका कबाड़ा कर रही है। तो खैर, पीएम ई विद्या प्रोग्राम का अगला खंभा है दीक्षा। अब ये दीक्षा कार्यक्रम क्या है? ये स्कूल एजुकेशन से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। इसमें क्या होगा? इसमें एक नारा है, जैसा हमारी सरकार हमेशा एक नारा लेके आती है, सबका साथ सबका विकास वगैरह वगैरह। तो इसमें नारा है वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो ये जो मैंने कुछ दिन पहले इसी मसले पे, ऑनलाइन शिक्षा के मसले पे ही यूपी के एक विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के समूह में बातचीत रखी थी, तो मैंने ये बात कही थी और दोबारा आज एक नया समूह चूंकि मुझे देख रहा है, तो ये जो एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक राष्ट्र एक भाषा, एक राष्ट्र एक संस्कृति, ये बड़ा खतरनाक नशा हो गया है और ये बहुत पहले से रहा है, लेकिन अभी के दौर में, मोदी सरकार के दौर में, ये नशा बहुत ही खतरनाक रूप ले चुका है। हम ये भूल, एक तो राष्ट्र, किस राष्ट्र जब आप कहते हैं तो उस राष्ट्र के ऊपर भी बड़े सवाल हैं। कौन सा राष्ट्र, किसका राष्ट्र? ये जो राष्ट्र की पूरी कहानी हमारे सामने रखी गई है कि भारत एक राष्ट्र है, इस राष्ट्र में के पीछे कितनी उत्पीड़ित जातियों का इतिहास छुपा दिया गया है, दबा दिया गया है, कितने सपनों को कुचल दिया गया है, कितनी बर्बरताएं हुई हैं राष्ट्र के नाम पे। इस सबको मटियामेट करके एक राष्ट्र का नारा बुलंद किया जाता है, ये खतरनाक है। और ये वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म इसी तरह का एक नया नारा है जो तमाम विविधताओं को देश की दरकिनार कर देता है और राष्ट्र के नाम पे एक होमोजीनियस, एक रूपता की मानसिकता को स्थापित करने की तरफ हमको ले जाता है। तो ये एक शगुफा है और इसको समझ, इस एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक राष्ट्र एक भाषा वगैरह का जो एजेंडा है, छुपा हुआ एजेंडा है। एक तो भारत को एक राष्ट्र कहते ही आप इसका जो बहुराष्ट्रीय चरित्र है, सीधे सीधे कहें तो उसको आप मटियामेट कर देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप ये बात छुपा जाते हैं कि तमाम गैर बराबरियां, विभिन्न, चाहे वो जातिगत गैर बराबरी हो, चाहे वो राष्ट्रीयताओं की गैर बराबरी हो, उनके ऊपर आप पर्दा डाल देते हैं और एक राष्ट्र को बनाए रखने के लिए आप एक ऑप्रेसिव, एक दमनकारी संरचना खड़ी करते हैं राष्ट्र राज्य की, जो हमारे देश को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। तो वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म एक बड़े राष्ट्र नाम के एजेंडे का हिस्सा है, जिसको लेके हमको सावधान रहने की जरूरत है। दूसरी बात, दीक्षा कार्यक्रम का एक अगला जो हिस्सा, आयाम है, वो है, ये दावा किया है सरकार ने कि इस कार्यक्रम से 25 करोड़ स्कूल विद्यार्थियों को फायदा होगा। अब ये कार्यक्रम में क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में कोई बहुत जानकारी नहीं दी गई है हमको, लेकिन इतना जरूर बता दिया गया है कि 25 करोड़ विद्यार्थियों को, स्कूली बच्चों को इसका फायदा होगा। अब ये 25 करोड़ स्कूली बच्चों को फायदा होगा, ये बड़ी, मतलब इसको सुन करके, इस आंकड़े को सुन करके तमाम सवाल खड़े होते हैं। इस समय हमारे देश में करोड़ों लोग जो पलायन कर रहे हैं बड़े बड़े शहरों से, छोटे शहरों से भी अपने गांव की तरफ, अपने कस्बों की तरफ जा रहे हैं, उसमें बच्चे भी हैं, बहुत संख्या में, बड़ी संख्या में बच्चे हैं। क्या ये जो 25 करोड़ की संख्या हमारी सरकार ने हमारे सामने रखा है, उसमें ये बच्चे शामिल हैं जो आज सड़कों पे हैं, या ट्रेनों में, या बसों में, ट्रकों में, कंटेनरों में लद के अपने गांव जा रहे हैं? इस 25 करोड़ में वो बच्चे भी शामिल होंगे जो एक एक कमरे के स्कूल में पढ़ते हैं, जो एक टीचर वाले स्कूल में पढ़ते हैं?
वो बच्चे भी शामिल होंगे जिनके स्कूलों में कोई लाइब्रेरी नहीं है, जिनके स्कूलों में बिजली का कनेक्शन नहीं है, कंप्यूटर नहीं है। वो बच्चे भी शामिल होंगे जिनके घरों में स्मार्टफोन नहीं है। और वो बच्चे भी शामिल होंगे जिनके माँ बाप लाखों रुपए की फीस भर के अपने बच्चों के लिए तालीम खरीदते हैं बाजार से। दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली का, जैसे आपके महाराष्ट्र में भी ऐसे तमाम स्कूल होंगे, डीपीएस की कोई शाखा होगी। इसमें नवोदय और केंद्रीय विद्यालय के बच्चे भी शामिल होंगे इस 25 करोड़ की संख्या में। क्या इन सबको बराबर फायदा मिलेगा दीक्षा कार्यक्रम का? हमें ये सवाल उठाना पड़ेगा। हालांकि ये सरकार सवाल उठाने वालों को आजकल जेल के भीतर डाल देती है, मगर हमको सवाल उठाना पड़ेगा। इसके बाद दीक्षा कार्यक्रम का अगला जो हिस्सा है वो बोलता है कि इसका जो कंटेंट होगा, जो विषय वस्तु, विषय सामग्री होगी, जो पढ़ने के लिए चीजें दी जाएंगी, वो 14 भाषाओं में होगी। बड़े खुश हो गए हम, 14 भाषाओं में होगी। नहीं तो अंग्रेजी में केवल हो सकती थी, और बहुत सरकार दरिया दिली दिखाती तो हिंदी में हो सकती थी। अंग्रेजी तो देश की अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, और हिंदी तो अघोषित राष्ट्रभाषा है जिसको सभी को बोलना चाहिए। आपको और कोई भाषा ना आए, हिंदी अंग्रेजी आनी चाहिए, तो आप इस देश के एक क्लास के नागरिक बने रहेंगे। लेकिन नहीं, सरकार ने बहुत दरियादिली दिखाई है, मोदी सरकार ने, और हिंदी अंग्रेजी के अलावा 14 भाषाओं की बात की है। लेकिन ध्यान रहे कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में और भी ज्यादा भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं शायद। दीक्षा कार्यक्रम जो 25 करोड़ बच्चों को फायदा पहुंचाएगा, उसमें वो भाषाएं बोलने वाले बच्चे क्या शामिल हैं जिनका नाम इन 14 भाषाओं की लिस्ट में नहीं है? और वो भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में ही नहीं है, उनको बोलने वाले बच्चे, वो बच्चे तो हैं, बट गोंडी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि गोंड समुदाय में बच्चे जो है होते ही नहीं है, होते हैं बच्चे। भोजपुरी 8वीं अनुसूची में नहीं है, लेकिन भोजपुरी बोलने वाले बच्चे होते हैं। उनको भी क्या फायदा मिलेगा इस दीक्षा कार्यक्रम से? और क्या वो बच्चे इस 25 करोड़ के आंकड़े में शामिल हैं? इस ई विद्या कार्यक्रम का अगला हिस्सा है विद्यादान। हम अधिकारों की बात करते हैं कि शिक्षा, तालीम हमारा हक है, और जब कोई चीज किसी का हक होती है तो कोई उसे दान नहीं करता है। दान उसे, अब आप बोलें कि मैं अपना मोबाइल आपको दे दूं तो वो दान हो सकता है, लेकिन मैं ये कहूं कि मैं आपको विद्या दान दूंगा, ये फ्रॉड है। विद्या मैं किसी को दान नहीं दे सकता, कोई किसी को दान नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि विद्या हम सबका अधिकार है, तालीम पाना हमारा अधिकार है। और यहाँ पे दान जैसी बात ले आना अपने आप में एक अधिकारों का जो पूरा डिस्कोर्स है, उसके खिलाफ एक काउंटर डिस्कोर्स खड़ा करने की बात है। ये सरकार, और ये हमारी अवचेतन में भी और कई बार खुला खुला भी लोग इसको मानते हैं। जैसे ऐसा मानते हैं कि सरकार जो कर रही है, बच्चों को अगर मुफ्त तालीम की बात की जा रही है तो सरकार ये कोई एहसान कर रही है। एहसान नहीं कर रही है। मुफ्त तालीम पाना हर बच्चे, हर युवा का अधिकार है, और उसमें दान जैसी किसी चीज का, दान जैसे किसी अवधारणा का कोई जगह नहीं होना चाहिए। ये चैरिटी का मसला नहीं है। लेकिन यहाँ ऑनलाइन कोर्स की जो बात सरकार बोल रही है, वहां पे विद्या दान की बात कर रही है। और ये क्या होगा? कुछ व्यक्तियों और संस्थाओं को इसमें जगह दी जाएगी कि वे लर्निंग रिसोर्सेज, सीखने के संसाधन, ऑनलाइन वीडियोस वगैरह जो भी चीजें हो, वो डोनेट करेंगे। समुदाय की भागीदारी शिक्षा में ये जरूरी चीज है। बल्कि ऑल इंडिया फोरम फॉर राइट टू एजुकेशन, जिस मूवमेंट से मैं जुड़ा हुआ हूँ, उसमें हम हमेशा ये बात करते हैं कि शिक्षा का चरित्र लोकतांत्रिक होना चाहिए और भागीदारी होनी चाहिए उसमें। अभी का जो ब्यूरोक्रेटिक ढांचा है, जिसमें लोगों को अलग रखा जाता है, सारे फैसले नौकरशाह करते हैं, नेता करते हैं, सरकारें करती हैं, ये गलत तरीका है। समुदाय की भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन ये जो चोर दरवाजा खोला जाता है कुछ व्यक्तियों के लिए या संगठनों, संस्थाओं के लिए, ये चोर दरवाजा भागीदारी या विकेंद्रीकरण या लोकतांत्रिकरण नहीं है। ये
एनजीओ सेक्टर के लिए दरवाजा खोला गया है, जो अपने आप में जिसका ढांचा गैर बराबरी से भरा पड़ा है, हायरार्किकल है, ऊंच नीच है वहां पे तमाम। पहली बात। दूसरा खतरा ये है कि इसके जरिए बहुत सारे दक्षिणपंथी संगठन जैसे आरएसएस जैसे संगठनों के लिए दरवाजा खुलेगा, जो अपने कथित लर्निंग रिसोर्सेस, मूर्खता के की सामग्रियां हमारे स्कूलों और कॉलेजेस में जो देंगे। आरएसएस दक्षिणपंथी संगठन क्या देंगे, कैसी चीजें दान कर सकते हैं, वो कचरा होगा। उसके लिए इस ई विद्यादान और प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम में जगह बनाई गई। खैर, इसके बाद ये दूसरा, पहला था 100 विश्वविद्यालयों को 31 मई तक ऑनलाइन कोर्सेज शुरू करने की इजाजत देना, दूसरा है दीक्षा कार्यक्रम, तीसरा है विद्यादान, चौथा है न्यू नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क। अब ये जो ई विद्या कार्यक्रम है, इसका चौथा हिस्सा है सरकार का कि एक नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शिक्षा पद्धति का खाका बनाया जाएगा स्कूलों के लिए और शिक्षकों के लिए। इस खाके की एक विशेषता, मतलब सभी बातें सरकार ने नहीं बताई है अभी पैकेज में, एक चीज बताई है कि ये जो खाका होगा पाठ्यचर्या का, इसमें वैश्विक और 21वीं सदी की स्किल रिक्वायरमेंट्स, कुशलता की जरूरतों से जोड़ा जाएगा इस पाठ्यचर्या के खाके को। ये जो बार बार, एक तो वैश्विक, हम बार बार बोलते हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, हमारे यूनिवर्सिटीज ग्लोबल स्टैंडर्ड्स क्यों नहीं चाहिए? क्या होता है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स? मैं आज तक समझ नहीं पाया ग्लोबल स्टैंडर्ड्स कौन सा स्टैंडर्ड होता है, क्योंकि ग्लोबल स्टैंडर्ड में तो बिल गेट्स भी ग्लोबल हैं, माइक्रोसॉफ्ट भी ग्लोबल है, फेसबुक भी ग्लोबल है, और बोइंग कंपनी जो हवाई जहाज बनाती है वो भी ग्लोबल है, हथियार बनाने वाली कंपनियां बहुत सारी हैं वो भी ग्लोबल हैं। तो ग्लोबल स्टैंडर्ड होता क्या है जब हम शिक्षा की बात करते हैं? और अगर आपका मतलब ये है कि हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड या इस तरह के जो पश्चिमी विश्वविद्यालय हैं जिनको बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है, उस स्टैंडर्ड का होना, तो सिर्फ एक तो वो स्टैंडर्ड अपने आप में सवाल उठना चाहिए कि केवल वही मापदंड क्यों है, कसौटी क्यों है? क्या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पैदा हुआ ज्ञान एक मुक्तिकामी ज्ञान बन गया है जिसने दुनिया को आगे बढ़ने का रास्ता दिखा दिया है, या उससे पैदा हुआ ज्ञान और उससे निकले लोग भी एक एलीट, एक अभिजात वर्ग ही बनकर रह गए हैं जिनके पास तमाम ताकतें हैं, संसाधनों पर जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है? तो लोकतांत्रिकरण की जब बात होगी, पूरे देश दुनिया को लोकतांत्रिक बनाने की बात होगी, उसमें इन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की क्या जगह होनी चाहिए, इस पर थोड़ा हमें सोचना चाहिए। और 21वीं सदी की स्किल रिक्वायरमेंट्स, ये दूसरा जो इसमें बात कहा गया है। पाठ्यचर्या जब आप बनाएंगे, और यहाँ पे फुले को इसलिए मैंने जानबूझ के याद किया था, फुले की कसौटी क्या थी और ये क्या कसौटी है? फुले ये नहीं, वो फुले के समय भी दुनिया थी और फुले जानते थे कि दुनिया है। फुले ने उस अपना जो किताब लिखा था गुलामगिरी, उसको अमेरिकी जनता को समर्पित किया था। मैं आपको दिखाता हूं, उन्होंने और वो, ये चीज मुझे मिल नहीं रही है, उन्होंने होमर को कोट किया था इसके शुरुआत में, और तमाम दूसरे पश्चिमी विद्वानों को वो पढ़ते थे। अमेरिकी जनता को उन्होंने अपनी एक रचना समर्पित की है, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन फुले वो ग्लोबल स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहे हैं अपने मेमोरेंडम में। वो ये बात कर रहे हैं कि तालीम जो है अलगाव न पैदा करे, लोगों को अपने समुदाय समाज से जोड़े, उनके सरोकारों से जोड़े। और जब 21वीं सदी में भारत की राष्ट्रवादी सरकार आती है, वो बोलती है कि जो नई पाठ्यचर्या बनेगी वो 21वीं सदी की कौशल जरूरतों के हिसाब से होनी चाहिए। क्या 19वीं सदी की, 20वीं सदी की चुनौतियां हम पार कर चुके हैं? गैर बराबरी की, अन्याय की चुनौतियां हम पार कर चुके हैं। तो वो क्यों नहीं है? वो पाठ्यचर्या का उद्देश्य
लोकतांत्रिकरण क्यों नहीं है? पाठ्यचर्या का उद्देश्य एक न्यायपूर्ण और बराबरी पर आधारित समाज बनाना क्यों नहीं है? ये हमें पूछना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और आखिरी, मैं काफी टाइम ले लिया, आधे घंटे बीत गए। आखिरी इसका जो इस ई विद्या कार्यक्रम का आखिरी पॉइंट है, आखिरी बिंदु है, वो है नेशनल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन। तो अभी ये बहुत समय से हंगामा मचा हुआ है और ये कि कहा जा रहा है कि सरकारी स्कूल के बच्चे सीख नहीं रहे हैं। 5वीं के बच्चे जो हैं उनका जो सीखने का स्तर है, लर्निंग लेवल है, वो पहली या दूसरी के बराबर है या उससे ही बुरा है, पिछड़ा हुआ है। हो सकता है ये बात सही हो, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन अगर ऐसा है तो क्यों है? क्यों हुआ है ऐसा कि 5वीं के बच्चों का सीखने का स्तर, लर्निंग लेवल पहली या दूसरी के स्तर का भी नहीं है? कमी बच्चों में है या स्कूलों में है? ये सवाल पूछना पड़ेगा हमें। या उस व्यवस्था में है जो बनाई गई है या जिसे तोड़ा गया है? पिछले 70 सालों की अगर कहानी देखें हम स्कूली शिक्षा की, तो लगातार खस्ता हाल होती व्यवस्था की कहानी है, महाकाव्य है। तो लर्निंग लेवल क्यों नहीं कम होगा? और वो एक तमाम संस्थाएं जो ये रपट बनाती हैं, असर या प्रथम जैसी संस्थाएं जो बनाती हैं रपटें, वो ये सवाल क्यों नहीं उठाती हैं? वो क्यों नहीं ये लोगों को बताती हैं कि ये लर्निंग लेवल खत्म इसलिए हुआ है, गड़बड़ इसलिए हुआ है क्योंकि सरकार ने पब्लिक एजुकेशन पे निवेश कम कर दिया है, खत्म कर दिया है। सरकारी स्कूल व्यवस्था को तोड़ने वाली नीतियां लागू की गई हैं। और असर सर्वे ये क्यों नहीं बताता है कि तमाम निजी स्कूल, उनमें भी लर्निंग लेवल कोई बहुत अच्छे नहीं है, बल्कि इस बात के भी प्रमाण हैं, शोध हैं, स्टडीज हैं, अध्ययन हैं जो ये बताती हैं कि अगर सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि और स्कूलों की हालात को अगर हम एक लेवल पे रख के देखें तो निजी स्कूलों की हालत ज़्यादा बेहतर नहीं होगी, बल्कि अगर एक जैसी सामाजिक पृष्ठभूमि से बच्चे आ रहे हैं तो उनका प्रदर्शन उतना ही अच्छा हो सकता है जितना अच्छे निजी स्कूलों में आने वाले, अच्छे मतलब कि भाषाई स्लिप है, महंगे निजी स्कूलों में आने वाले बच्चों का होता है। ऐसी भी स्टडी है। तो इसकी पॉलिटिक्स को नहीं उभारा जाता है। खैर, तो ये जो है कहा गया है इसमें कि 2025 तक 5वीं तक कम से कम लर्निंग लेवल बच्चों का हो जाए ठीक ठाक, इसकी व्यवस्था की जाएगी। आपको अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा 6 महीने पहले हम जाते हैं, कस्तूरी रंगन साहब कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी नई एजुकेशन पॉलिसी पर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, उसमें उन्होंने भी रोना रोया था लर्निंग लेवल्स का। रोइए, अच्छी बात है, रोते रहना चाहिए, रोना। और उन्होंने ये कहा था कि इसको दुरुस्त करने के लिए और तमाम चीजें उन्होंने कही थी। एक चीज ये भी कही थी कि वॉलंटियर्स की भर्ती की जाएगी, 1 करोड़ वॉलंटियर्स नियुक्त किए जाएंगे जो बच्चों को सिखाएंगे, पढ़ाएंगे। ये लोग कौन होंगे? पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल्स होंगे, यानी कि सामाजिक कार्य को उद्यत को बहुत करने का जिनको स्पिरिट होता है, एनर्जी होती है, वो वाले ऐसे लोग होंगे। अब हमारे कई आंदोलन के साथियों ने बोला कि ये तो चोर दरवाजा एक और सरकार खोल रही है आरएसएस और दक्षिणपंथी संगठनों के लिए, क्योंकि ये पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल्स, वॉलंटियर्स जो सरकार भर्ती करेगी बच्चों को के सीखने के स्तर को ठीक करने के लिए, ये आपके संगठन के नहीं होंगे, ये सत्यशोधक विद्यार्थी संगठन के नहीं होंगे। आपको लगता है कि होंगे? और ये सत्यशोधक शिक्षक सभा के लोग भी नहीं होंगे। ये उन तमाम प्रगतिशील लोकतांत्रिक संगठनों के नहीं होंगे, चाहे वो वामपंथी हो, चाहे वो दलित संगठन हो, अम्बेडकरवादी संगठन हो, जो जनता की मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनके पास जनता की मुक्ति का कोई नजरिया है। उन संगठनों के लोगों को नहीं जगह मिलेगी। इसमें जगह मिलेगी दीनानाथ बत्रा को, इसमें जगह मिलेगी विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस और बजरंग दल जैसे संगठनों को, जो बच्चों को शिक्षित करेंगे, उनको अक्षर ज्ञान देंगे। और क्या ज्ञान देंगे, इसकी कल्पना हम सब कर सकते हैं। तो ये सबसे नया खाका है, ऑनलाइन शिक्षा का नजरिया है जो भारत सरकार ने हमारे सामने पेश किया है। एक तो ये स्थिति है, और दूसरी एक स्थिति दिल्ली विश्वविद्यालय की है। और वो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक
हमारे सामने खबर आई तो हमने देखा, साथियों ने आपस में चर्चाएं की तो हम उसमें शामिल रहे। और भी दूसरे विश्वविद्यालयों में मोटा मोटी यही स्थिति है। कुछ जगहों पे बात हुई है, नहीं हुई है, तो आप अपने आसपास की यूनिवर्सिटीज़ में क्या स्थिति है वो आप खुद उसके बारे में विचार कीजिए और देखिए क्या हो रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय में लॉकडाउन के बाद से ऑनलाइन पढ़ाई जैसे तैसे शुरू कर दी गई, व्हाट्सएप के ज़रिए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह वगैरह। बहुत सारी दिक्कतें भी आई लोगों को। सबके पास अच्छा ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जैसा कि हम कह चुके हैं, हो ज़रूरी नहीं है। और इस पे हम लौटेंगे एक बार जब हम थोड़ा सा और इस बात को आगे बढ़ाएंगे। जैसे तैसे हो गई पढ़ाई, उसके बाद एग्ज़ाम का टाइम आ गया, क्योंकि लॉकडाउन तो बढ़ता गया, मार्च, अप्रैल, मई। अब दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक फरमान जारी किया ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने का। टीचर्स को फरमान जारी किया है कि वो क्वेश्चन पेपर बना के दें। और एग्ज़ाम कैसे होगा? एग्ज़ाम यूं होगा कि किसी एक तारीख को, मान लीजिए 1 जून को एक पोर्टल, एक वेबसाइट होगी विश्वविद्यालय की, वो खुलेगी, मान लीजिए 12 बजे खुली दिन में, और स्टूडेंट्स को उस वेबसाइट पे जाना होगा, पर्चा डाउनलोड करना होगा, जो क्वेश्चंस दिए होंगे उसको कागज़ में लिखना होगा, सादे कागज़ पर लिखना होगा उसके जवाब। और ये वेबसाइट जो है 3 या 4 घंटे के लिए खुली रहेगी। तो अपने जवाब लिखने के बाद आपको पर्चों को स्कैन करना होगा और फिर अपलोड करना होगा। अब ये पूरी व्यवस्था वेबसाइट पे ठीक समय पे एंट्री कर पाना, पर्चा डाउनलोड कर पाना, और वो ऐसे टाइप आंसर्स होंगे, यानी कि एक एक सवाल, 4-5 सवालों के जवाब जो हैं वो लगभग 15-20 पन्ने में होंगे। 15-20 पन्ने स्कैन करके उनको वापस अपलोड करना। एक इसमें कम से कम आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए, कम से कम आपके पास एक स्कैनर होना चाहिए जो स्कैन कर सके, और कम से कम आपके घर में, आपके आसपास इतनी शांति होनी चाहिए कि आप वो परीक्षा दे पाए। अभी मैं जिस कमरे में बैठा हूं यहाँ पे शांति है, क्योंकि मेरे घर में और ज्यादा लोग नहीं रहते हैं। लेकिन क्या हर घर में ऐसी स्थिति है? क्या हर घर में हर विद्यार्थी के पास ऐसा कमरा है जहां वो अकेले बैठ के शांति से परीक्षा दे सके और फिर अपलोड कर सके स्कैन करके प्रश्न पत्र? और दिल्ली विश्वविद्यालय के जो टीचर्स एसोसिएशन है, उन्होंने इसका विरोध किया है। अब तक विरोध पे सुनवाई नहीं हुई है। अभी ताज़ा एकदम स्थिति क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन 2-3 दिन पहले तक की स्थिति में सुनवाई नहीं हुई थी। और ये फैसला किसने लिया? ये फैसला भी टीचर्स को शामिल करके नहीं लिया गया है। तो ये परिदृश्य है ऑनलाइन शिक्षा का, एक वानगी आपके सामने जो मैंने रखी, सरकार की योजना, दिल्ली विश्वविद्यालय का एक एग्जाम्पल। और दिल्ली सरकार ने भी इस दौरान जो कुछ एक ऑनलाइन के लिए पहले यूपी सरकार की भी एक कहानी मैंने देखी कि 5 स्तरीय व्यवस्था कर रहे हैं ऑनलाइन शिक्षा देने की। अब वो 5 स्तरीय व्यवस्था में मैं अपने गांव में जब फ़ोन करता हूं कभी कभार, तो अक्सर फ़ोन नहीं लगता है, और फ़ोन लगता तब है जब वो लोग किसी खास जगह पे खड़े हों जहां पे नेटवर्क आता है। तो इस तरह की डिजिटल व्यवस्था, डिजिटल दुनिया है हमारे देश की, और इसमें ऑनलाइन व्यवस्था का दावा किया जा रहा है और ये बोला जा रहा है कि इससे हम पढ़ाई करवा ले जाएंगे। और तो और इसको एक विकल्प की तरह पेश किया जा रहा है, और एक लंबे समय से, मतलब ये महामारी असल में कोविड का महामारी जो दौर आया है, वो एक बहाना बन गया है सरकारों को अपनी तमाम नीतियों को हमारे ऊपर थोपने का। श्रम कानून, लेबर लॉज को डाइल्यूट कर दिया गया या खत्म कर दिया गया बहुत सारे राज्यों में। वो कहने को है कि 3 साल के लिए किया गया है, लेकिन वो जाहिर बात है वापस नहीं आने वाला है। पहली बात। दूसरी बात, 3 साल के लिए भी क्यों? आप जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, उनके अधिकारों को खत्म कर रहे हैं, लेकिन आप 1% टैक्स नहीं लगा सकते हैं। देश का जो सबसे रईस 1% तबका है, 1%, वो लोग जिनके पास देश की 80% या 60% संपत्ति है, उन पे आप 1% टैक्स नहीं लगा सकते। लेकिन इस देश के 35 करोड़ लोग जो काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, जो असल में सारा जीडीपी का आधार है, उनके अधिकारों को आप डाइल्यूट खत्म कर देंगे।
अर्थव्यवस्था के नाम पे। खैर, तो ये ऑनलाइन एजुकेशन है। अब हम लोग क्यों, मैं इसका विरोध कर रहा हूँ और हम सब इसका विरोध कर रहे हैं मुझे लगता है, लेकिन क्यों कर रहे हैं हमें समझना पड़ेगा। हम इसलिए हम फेसबुक पे हैं, हमें हमें कोई हमारा कोई नफरत नहीं है हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, मुझे तो नहीं है नफरत। मुझे चिंताएं हैं, चिंताएं इस बात की हैं कि मेरा मोबाइल, मेरा स्मार्टफोन ये जानता है कि दिन के 24 घंटे मैं कहाँ रहता हूँ, वो ट्रैक करता है मुझे। इस तरह की व्यवस्था है मोबाइल में। हम जो बातचीत करते हैं उसको बिग डेटा का पूरा एक उद्योग बन गया है, जिसमें फीड किया जाता है, जिसके आधार पे हमारी पसंद नापसंद सबको सबको एक आंकड़े के तौर पे रख लिया जाता है, और उसके आधार पे प्रेडिक्ट, ये भविष्यवाणी की जा सकती है, ये प्रेडिक्शन किया जा सकता है कि हम क्या सोचते हैं, क्या पसंद है हमारी, क्या नापसंद है। उसके आधार पे हमारे लिए अभी तो प्रचार सामग्रियां हमारे ऊपर भेजी जाती हैं। आपके मोबाइल में तरह तरह के एसएमएस आते होंगे कि ये खरीदो वो खरीदो, या आपके फेसबुक पे जो एड्स आते रहते हैं। कंपनियां इस्तेमाल कर रही हैं इस चीज़ का, मुझे इसकी चिंता है। मुझे इसकी चिंता भी है कि ये सारा डेटा सरकारें भी इस्तेमाल कर सकती हैं, और इस्तेमाल क्या है, वो दुरुपयोग जिसे बोलते हैं, मिस यूज़, वो कर सकती हैं, करेंगी ही, कर ही रही हैं। तो ये चिंताएं हैं मेरी, लेकिन नई तकनीक का, इंटरनेट का, इससे कोई बैर नहीं है। इसका हम इस्तेमाल अपने पक्ष में भी कर रहे हैं। हम सब ऑनलाइन जो चर्चा कर रहे हैं, हमने तमाम तस्वीरें देखी हैं, और बहुत एक हिस्सा है मध्यम वर्ग का जो जो राजनीतिक नहीं था, लेकिन वो इन तस्वीरों को, दिल दहला देने वाली जो तस्वीरें आई हैं मजदूरों के पलायन की, उसको देख के उसका मन भी छोटा हुआ है, दिल दुखा है। तो ये एक पहलू है इसका। लेकिन फिर भी ऑनलाइन शिक्षा का जो पूरा तंत्र हमारे सामने बनाकर रखा जा रहा है, पेश किया जा रहा है विकल्प के तौर पे, इससे मतभेद है, इसका विरोध है। क्यों? पहला विरोध, जैसा कि मैंने अभी कहा, दिल्ली विश्वविद्यालय के संदर्भ में, या प्रधानमंत्री की जो ये योजना हमारे सामने, आत्मनिर्भर भारत की योजना पेश की गई है, इस योजना में अभी आया कि ये सभी योजनाएं, ये सभी जो फैसले हैं, वो ऊपर के स्तर पे लिए गए हैं। कोई मुझसे आके नहीं किसी ने पूछा कि आपको क्या लगता है। भाई, हम नागरिक हैं, हमारा अधिकार बनता है कि देश के भविष्य के लिए जो फैसले लिए जाएं उसमें हमारी भागीदारी हो, लेकिन वो नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने जो ऑनलाइन परीक्षा का फैसला लिया, कितने शिक्षकों से इसके बारे में बातचीत की, कितने स्टूडेंट्स से पूछा जिनको एग्जाम देना है, और क्यों नहीं पूछा? 18 साल की उम्र में हमें वोट डालने का अधिकार मिल जाता है, हम प्रधानमंत्री का चुनाव कर सकते हैं, एमएलए एमपी का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन हमारा यूनिवर्सिटी, हमारा विश्वविद्यालय या हमारे साथ क्या सलूक करेगा, हम इसका चुनाव नहीं कर सकते हैं। तो ये जो गैर लोकतांत्रिक तरीका है, ये जो सेंट्रलाइजेशन वाला टेंडेंसी है, एक बड़ा पहलू ये है इस पूरे इस ऑनलाइन शिक्षा का जो पूरा पैकेज हमारे ऊपर थोपा गया है। इसका इसका मेरे विरोध का जो पहला बिंदु है वो ये है कि ये ऊपर से लिया गया फैसला है, जिसके जिसके निर्माण में हमारी कोई भागीदारी नहीं है, न टीचर्स की है, न स्टूडेंट्स की है, न नागरिकों की है। अल्टीमेटली जिनके मेहनत से ये सारा तंत्र खड़ा हुआ है, उनकी कोई भागीदारी इसके निर्णय लेने की प्रक्रिया में नहीं है। और ये कोई नई बात नहीं है। जाहिर बात है, हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था रही है, ऑनलाइन के अलावा भी जो ऑफलाइन शिक्षा व्यवस्था है, उसमें भी यही स्थिति रही है। तो अब हो क्या रहा है कि हमारी जो गड़बड़ियां थी, एक एक नौकरशाही ढंग से संचालन करने का तरीका विश्वविद्यालयों को, स्कूली शिक्षा को, जिसमें शिक्षकों की, विद्यार्थियों की कोई भागीदारी ना हो, और जैसे अब चाइल्ड सेंट्रिक, बाल केंद्रित शिक्षा की अक्सर बात होती है, बहुत हंगामा होता है, लेकिन बच्चों की भागीदारी स्कूलों के फैसलों में नहीं होती है। नई शिक्षा नीति में भी नहीं है, का जो खाका आया था उसमें नहीं है, और ये पूरा ऑनलाइन का तमाशा हुआ है उसमें भी नहीं है। तो ये हमारे विरोध का पहला बिंदु है, आखिरी बिंदु नहीं है, पहला बिंदु है
कि इसमें, और एक और बात यहाँ पे मैं जोड़ दूं कि जो दिल्ली में जो ऑनलाइन एजुकेशन की जो पूरी कवायद हुई है, उसमें कोचिंग सेंटरों को शामिल किया गया है। कोचिंग सेंटर के लोग, कोचिंग संस्थाएं उसके निर्माण में, उसके प्रसार में शामिल हैं, एनजीओ शामिल हैं, लेकिन लोग नहीं शामिल है। शिक्षक जो टीचर्स होते हैं वो नहीं शामिल हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो नहीं शामिल हैं, और स्टूडेंट्स के माँ बाप नहीं शामिल हैं, जिनके ऊपर, जिनको या तो उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है या जिनके ऊपर उसका इम्प्लीमेंटेशन होना है या हो रहा है, वो इस निर्णय लेने की प्रक्रिया में नहीं शामिल है। तो ये गड़बड़ी है। दूसरा, एक तरफ जो हमने पहले ही बात की थी कि राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक राष्ट्र, एक करिकुलम, ये जो एक पूरा शगुफा हमारे सामने रखा गया है, करिकुलम पाठ्यचर्या को ग्लोबल बना देंगे, 21वीं सदी की वैश्विक जरूरतों के हिसाब से बना देंगे, लेकिन औरंगाबाद और नासिक और नागपुर या नांदेड़ इनकी जरूरतों के हिसाब से है कि नहीं है, ये नहीं सोचेंगे। इसके लिए एक फुटनोट जैसा प्रावधान कर दिया जाता है कि स्थानीय जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार थोड़े बहुत फेरबदल। कभी स्थानीय परिस्थितियां जो हैं वो बुनियादी पाठ्यचर्या के विचार में नहीं आती हैं। हमेशा एक वैश्विक या राष्ट्रीय ये स्केल रखा जाता है। ये इस पे ऑब्जेक्शन हमें करना चाहिए कि ऐसा क्यों है। अब यहाँ पे राष्ट्र राज्य की जो अवधारणा है, इस पे भी सवाल उठता है कि बार बार एक राष्ट्र का बात क्यों किया जाता है। अगर हम वाकई एक लोकतांत्रिक समाज बनाना चाहते हैं तो क्या उसमें ऐसे बहुत ही विकराल भयावह जो तंत्र है, इतना बड़ा तंत्र भयावह राष्ट्र का है, जिसका जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चर अगर हम देखें, उसका भू राजनीतिक संरचना उसकी देखें, तो निहायत ही गैर लोकतांत्रिक है। उसमें एक असल वास्तविक लोकतंत्र की कोई संभावना ही नहीं है। वोट डाल के मामला खत्म हो जाता है, हमारी भागीदारी लोकतंत्र में वोट डालने तक खत्म। उसके बाद हम पिटीशन डालते रह सकते हैं, आंदोलन धरने करते रह सकते हैं लेकिन कोई देश के जो निर्णय, जो फैसले हैं, उनको लेने में कोई वास्तविक भागीदारी का तंत्र नहीं है। उससे हमको दूर कर दिया जाता है। नांदेड़ के विद्यार्थियों को जरूरत क्या है क्या नहीं है, इसका फैसला दिल्ली में लिया जाता है। भोपाल के शहरी बस्ती या गांव के बच्चे क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, इसका फैसला या तो भोपाल में होगा या दिल्ली में होगा। और कौन करेगा? कुछ एक एक्सपर्ट विशेषज्ञों की कमेटी करेगी। तो ये जो एक केंद्रीकरण का दूसरा पहलू है, ये भी हमारे ऑब्जेक्शन का एक बिंदु है। और जब भी कोई राष्ट्रीय योजना आती है, उसका नाम आप देखिए, विद्यादान, ई विद्या इंग्लिश और संस्कृत, दीक्षा, ये जो संस्कृत से नाम लेने का पूरा एक परिपाटी रही है तमाम राष्ट्रीय योजनाओं की। इस पे ये भी एक सवाल उठाने का बिंदु है। मराठी में नाम क्यों नहीं रखा गया? भाई, मुझे नहीं मराठी आती है, लेकिन मोदी जी को नहीं आती है मराठी, लेकिन सरकार में तो ऐसे लोग हैं जो मराठी नाम दे सकते हैं। आप पूछ सकते हैं लोगों से। या तमिल में नाम क्यों नहीं रखा गया इस कार्यक्रम का? कश्मीरी में क्यों नहीं रखा गया? तो ये फिर वही राष्ट्र, और राष्ट्र के साथ जो पूरा आइडियोलॉजिकल उसका जो खाका है, उसमें संस्कृत देव भाषा हो जाएगी, क्लासिकल लैंग्वेज हो जाएगी, सारी देश की संस्कृति और सभ्यता की जड़ वहीं पहुंच जाएगी। ये सब खामियां हमारे शिक्षा व्यवस्था में पहले से रही हैं, लेकिन अब और ज्यादा ये ऑनलाइन में भी आ गई हैं। तो ऑनलाइन शिक्षा एकदम लेटेस्ट तक टेक्निक है।
हम जूम पे 200 लोग ऑनलाइन बातचीत कर रहे हैं और तमाम तरह की ये नई एकदम 21वीं सदी का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेकिन ये उन्हीं खामियों, उन्हीं विसंगतियों से लैस है, ग्रसित है, जो पिछले 70 सालों से या 150 सालों से, 200 सालों से हमारा पीछा नहीं छोड़ रही हैं। इसमें वही केंद्रीकरण है, वही गैर लोकतांत्रिक पद्धतियां हैं, वही सारे तमाशे हैं, एक्सक्लूजन की, बहिष्करण की, हाशियाकरण पे, हाशिए पे धकेल देने की सारी पॉलिटिक्स है इस ऑनलाइन में भी। और इसे नया बोला जा रहा है, तो नया क्या है? नया बस ये है कि इस समय हम लोग, जैसे हम लोग कभी किसी सेमिनार में होते तो आमने सामने बैठे होते, मैं आप लोग के चेहरे देख पाता, कम से कम समझ पाता कि मैं जो बोल रहा हूँ उसका वो आप लोग को अच्छा भी लग रहा है या मैं बस बोर किए जा रहा हूँ। अभी वो संभव नहीं है। खैर, तो एक तरफ आधुनिकतम ऑनलाइन और दूसरी तरफ वही पुरानी समस्याएं हमारे देश की। इससे एक सबक मिलता है, इससे सबक ये मिलता है कि जो बुनियादी सवाल है, जब तक हम उनको हल नहीं करेंगे तब तक कोई भी नई चीज हमारी मदद नहीं कर पाएगी, बल्कि वो उन बुनियादी समस्याओं को ही और गाढ़ा करेगी और ज्यादा मजबूत बनाएगी। और इस पे हम आएंगे थोड़ी देर में, और मतलब कुछ बातें हो चुकी हैं। तीसरा, केंद्रीकरण का, राष्ट्र राज्य वाला एंगल हमने देख लिया ऑनलाइन का। तीसरा जो है, शिक्षा शास्त्रीय मसला भी है ये। भाई, जब हम ऑनलाइन शिक्षा की बात करते हैं तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि ऑनलाइन के बाद शिक्षा भी है। तो शिक्षा क्या है, तालीम क्या होता है, शिक्षा के मायने क्या होते हैं? क्या व्हाट्सएप चला पाना या साइकिल चला पाना सीखना या एबीसीडी पढ़ पाना, ये शिक्षा होती है? यही होती है शिक्षा? इतनी ही होती है शिक्षा, या इससे अधिक कुछ होती है? हमारी जो समझ है वो ये है कि शिक्षा इससे कहीं अधिक होती है। ये ट्रेनिंग है, साइकिल चला पाने की ट्रेनिंग, अगर कोई नई भाषा सीखनी है तो उस भाषा को सीखने की ट्रेनिंग। ट्रेनिंग शिक्षा का एक हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा है। शिक्षा उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। और इसके इसके बहुत सारे दार्शनिक और शिक्षा शास्त्रीय परिभाषाएं हैं, लेकिन हम उनमें नहीं जाएंगे। हम अपने लिए एक परिभाषा बना सकते हैं कि शिक्षा वो प्रक्रिया है जिसके जरिए हमारा व्यक्तित्व की सभी संभावनाएं विकसित होती हैं, जिससे हम वाकई असल मायने में एक इंसान बन सकते हैं। और इसमें जरूरी नहीं है कि स्कूलों और कॉलेजों में भी हो, इसमें समाज की भूमिका होती है, परिवार की भूमिका होती है, दोस्तों की भूमिका होती है, सब है। लेकिन स्कूल और कॉलेज की जो पूरा ढांचा है, उसकी भूमिका बहुत मायने रखती है। इस ढांचे पे हम सवाल उठा सकते हैं, ये सही है, गलत है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उठाए हैं लोगों ने सवाल, और इवान इलिच है, एक नाम आ रहा है जो दिमाग में, तो और भी लोगों ने सवाल उठाए हैं। और ये ढांचा कैसा होना चाहिए? हमने एक बात कह दी है कि लोकतांत्रिक होना चाहिए कम से कम। तो अभी के ढांचे लोकतांत्रिक नहीं है, ये सही बात है, लेकिन जो भी है उसको बेहतर बनाने की बात होनी चाहिए, उसको बदलने की बात होनी चाहिए, इसलिए ताकि बेहतर बन सके, इसलिए नहीं कि लोगों को बाहर कर दिया जाए। खैर, शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो व्यक्तित्व के विकास की बात करते हैं, और व्यक्तित्व के विकास के बहुत सारे आयाम हैं। व्यक्तित्व के विकास में जैसे ज्ञान का विकास, ज्ञानात्मक विकास जिसे बोलते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये एक हिस्सा है, हमारे सीखने का हिस्सा, व्यक्तित्व के विकास का एक हिस्सा। दूसरा आयाम है कि भावनात्मक, अफेक्टिव डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, और तीसरा है साइकोमोटर जिसे बोला जाता है। तो कॉग्निटिव, ज्ञानात्मक मतलब तर्क करना, विश्लेषण करना, तुलना करना, अलग अलग चीजों के मूल्यांकन करना, ये तमाम तर्क दिए रखे जाते हैं, बातें होती हैं, उन बातों का मूल्यांकन, कोई चीज सही है गलत है इसका मूल्यांकन। जैसे फुले ने कहा था कि शिक्षा वो होती है जो इंसान को सही गलत का भेद पहचानना सिखाए। तो ज्ञानात्मक विकास जो है वो ये क्षमता हमें देगा कि हम सही गलत के बीच फैसला कर सकें, तर्कों से, विश्लेषण से,
तुलनाओं से, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को रख करके, और दूसरा भावनात्मक विकास। ये संवेदना के स्तर पे हम लोगों से जुड़ सकें, अलग अलग परिस्थितियों में लोगों के मनोभाव कैसे बदलते हैं, उनसे हम हमारा जुड़ाव कैसे बनता है। और साइकोमोटर मतलब कि एक तरह से जो हमारा न्यूरो सिस्टम है और हमारे मसल्स हैं, उनके बीच का एक कोऑर्डिनेशन विकसित होना। तो हम साइकिल चला पाना, गिल्ली डंडा खेल पाना, या खो खो खेल पाना, कोई भी खेल कूद होता है, या ब्लैक बोर्ड पे कोई चीज़ लिख पाना, कॉपी पे कुछ लिख पाना, ये साइकोमोटर डेवलपमेंट का हिस्सा है। तो ये सब चीज़ें क्या है, शिक्षा के हमारे व्यक्तित्व के जो विकास है, उस विकास के अलग अलग आयाम हैं। सीखने की जो पूरी प्रक्रिया है उसके हिस्से हैं। और सीखना जो है वो एक इस तरह एक व्यापक प्रक्रिया बन जाती है। सीखने का मतलब केवल एक अक्षर सीख जाना, केवल कोई भाषा या कोई हुनर सीख जाना नहीं होता है, वो एक उसका हिस्सा है, लेकिन वो एक बड़ा दायरा है। और वहाँ उस दायरे के आधार पे एक और चीज़ सामने आती है कि शिक्षा का मतलब तय होता है। भाई ये सारा विकास एक व्यक्ति का ज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास, उसका साइकोमोटर विकास, ये सब किस लिए, यहाँ पे आ जाएगा शिक्षा के दर्शन का सवाल कि शिक्षा किस लिए। शिक्षा इसलिए ताकि एक व्यक्ति के तौर पे हम अपनी स्वायत्तता, ऑटोनॉमी और सहजीविता, इंटरडिपेंडेंस या म्यूचुअलिज्म, उसको समझ सकें। हम ये समझ सकें, हम फैसले ले सकें, हम आलोचनात्मक तरीके से अपने आप को और समाज में अपनी स्थिति को जांच सकें, परख सकें, ऐतिहासिक मूल्यांकन कर सकें। ये होती है शिक्षा, जहां पे हमारे सरोकार विकसित होते हैं, हमारी चेतना विकसित होती है। जो काम हम अभी कर रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, ये शिक्षा का हिस्सा है, क्योंकि हम मूल्यांकन कर पा रहे हैं हमारे ऊपर थोपी जाने वाली एक नीति का। और ये कैसे संभव हुआ है? क्योंकि हम लोग एक शैक्षणिक परिवेश से गुजरे हैं, और वो परिवेश एक आंदोलन ने हमें दिया है। तो जाहिर बात है शिक्षा केवल विश्वविद्यालयों तक, स्कूलों तक सीमित नहीं है, उसके बाहर भी है। लेकिन अब ये आपत्ति यहाँ पे ऑनलाइन शिक्षा के ऊपर ये है कि क्या ये सभी कुछ संभव है ऑनलाइन? ये सब चीजें तब संभव हो पाती हैं, कॉग्निटिव, भावनात्मक, ज्ञानात्मक, साइकोमोटर डेवलपमेंट तब संभव हो पाता है जब हम एक ऐसे समूह में होते हैं जहां हम लोगों से बातचीत करते हैं, संवाद बनाते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। स्क्रीन के सामने बैठ के आप ABCD सीख सकते हैं, कुछ हुनर सीख सकते हैं कि मतलब साइकिल चलाना हालांकि नहीं सीख पाएंगे, कोई दूसरी चीजें हैं जो आप शायद सीख जाएं, लेकिन आप लोगों से जुड़ाव कैसे बनाएंगे ये नहीं सीख सकते हैं। और अलग अलग तर्कों के बीच और सही गलत का जो फैसला, जो फूले ने हमने बात की, वो तब सीख पाएंगे आप जब आपके ज्ञानात्मक और भावनात्मक पहलुओं विकास के बीच जुड़ाव स्थापित हो। और इस मामले में कई कई विद्वानों का मतलब बहुत स्थापित इसमें मान्यताएं हैं। डीवी हैं और पियाजे हैं और वाइगॉत्स्की जैसे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि एक सामाजिक परिवेश में सीखना संभव हो पाता है, चाहे वो, और उसमें उसमें हमारे हमउम्र साथियों की भी ज़रूरत होती है, उसमें ऐसे व्यक्तियों की भी ज़रूरत होती है जो थोड़े हमसे ज़्यादा अनुभव हो जिनके पास, मतलब वो टीचर हो सकते हैं या दूसरे लोग हो सकते हैं, दूसरे वयस्क हो सकते हैं। तो एक पूरा माहौल होना चाहिए, तब सीखना संभव हो पाता है, तब शिक्षा संभव हो पाती है। ऑनलाइन शिक्षा के जरिए, ऑनलाइन जो भी तकनीक होगी उसके जरिए हम इसके कुछ हिस्से पूरे कर सकते हैं, ये पूरा नहीं दे पाएंगे बच्चों को। तो ये ऑनलाइन का एक बहुत बड़ी कमी है ऑनलाइन शिक्षा की, जिसको मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से आप ऑनलाइन माध्यमों को कितना भी इंटरैक्टिव बना ले, जब तक हम अपने आसपास हमारे दोस्त या हमारे दोस्त ना भी हों, ऐसे बच्चे हों, युवा हों, जब तक नहीं होंगे तब तक हम ये सब चीज़ें नहीं सीख पाएंगे, हमारे व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकेगा, हमारा व्यक्तित्व कुंठित हो जाएगा, कुंद हो जाएगा, अगर केवल ऑनलाइन हम पे थोपा गया तो ये एक 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 पेडागॉजिकल, एक शिक्षा शास्त्रीय ऑब्जेक्शन है ऑनलाइन शिक्षा को शिक्षा बनाकर हमारे सामने पेश करने का, और ये कहने का कि टेक्नोलॉजी के ऊपर सवार होकर हम देश को
शिक्षित कर ले जाएंगे और ग्लोबल वगैरह जो भी स्टैंडर्ड्स है वहाँ तक ले जाएंगे। वो स्टैंडर्ड्स ही बोगस हैं, जाने न जाने का कोई सवाल ही नहीं है वहाँ पे। खैर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे कि ऑनलाइन हर चीज़ गलत है, खराब है, उसका इस्तेमाल ज़रूर हो, लेकिन उसका इस्तेमाल तभी संभव है, सही इस्तेमाल तभी संभव है जब इस पूरी जो जो मौजूदा शिक्षा है उसको बेहतर और लोकतांत्रिक किया जाए। तो तब ऑनलाइन का भी हम क्लासरूम में वीडियो दिखा सकते हैं, इंटरैक्टिव क्लासरूम बनाने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तमाम तरीके हैं। लेकिन लेकिन ऑनलाइन को केवल शिक्षा का जरिया बनाना, इसके ये गड़बड़ होगा, इससे ये सारा विकास रुक जाएगा। दूसरी बात ये भी, एक बहुत बड़ी बात अभी आ रही है कि स्क्रीन के सामने बच्चे जो समय लगा रहे हैं, और बच्चे ही नहीं, बड़े लोग भी, हम भी, वो इतना ज्यादा समय लगाना बहुत ही अप्राकृतिक, कृत्रिम और हानिकारक है। आंखों के लिए, दिमाग के लिए, शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो हमें ये सोचना चाहिए, अब तो ये बहुत ज़रूरी है ये सोचना। और क्लाइमेट चेंज का खतरा, इन सब को देखते हुए हमें सोचना चाहिए कि एक्चुअली हमें वाकई ज़रूरत है, तकनीक के ऊपर कितनी निर्भरता होनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, मतलब ग्लोबल 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 इतनी बात होती है ग्लोबल की, तो ग्लोबल वार्मिंग ये भी हमें, ये शब्द दिया है एक दुनिया में, वैश्विक जो गर्माहट हो रही है, धरती गर्म हो रही है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, आज के इस दौर में तकनीक का कितना इस्तेमाल होना चाहिए, इस पे बहस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस पे, तकनीक पे कितनी निर्भरता हो, तकनीक को बहिष्कार करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सोचना पड़ेगा कितनी इजाज़त दी जाए उसे हमारी ज़िंदगी में दखल करने की। गूगल क्यों ट्रैक करता है 24 घंटे की मैं कहाँ जाता हूँ, कहाँ नहीं जाता हूँ, ये हमें सोचना पड़ेगा। खैर, वहाँ हम नहीं जाएंगे। दूसरा, जो अभी पेडागॉजिकल ऑब्जेक्शन है, उसका एक और पहलू है। जब हम क्लासरूम में होते हैं, जैसे आप देखिए, मैंने पहले भी कहा, ये कमरा है, मैंने यहाँ पे माहौल है, व्यवस्था है मेरे पास कि मैं लोग, परिवार यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं भी नहीं, तो मुझे दिक्कत बहुत नहीं हुई है, लेकिन कि लोग मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई हंगामा ना हो, वो सब चीज़ें मैं नियंत्रित कर सका हूँ, क्योंकि मेरा एक खास सामाजिक आर्थिक वर्ग है, एक खास सामाजिक आर्थिक जाति से, वर्ग से और आता हूँ मैं, उसका प्रिविलेज है मेरे पास, कास्ट का, क्लास का और जेंडर का एक प्रिविलेज है। क्या एक दलित महिला को भी ये प्रिविलेज हासिल है, हो सकेगा कि वो अपने कमरे में इतनी सहूलियत में आराम से बैठ के 1-1.5 घंटे बिना किसी की डिस्टर्बेंस के बातचीत कर सके या बातचीत सुन सके? किसी विकलांग दलित बच्ची के पास ये सहूलियत हो सकेगी? जब क्लासरूम होता है, क्लासरूम में बैठना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे स्कूल में या कॉलेजेस में जो ढांचे हैं वो सही गलत है या नहीं है, इस पर विचार होना चाहिए, लेकिन उस तरह की व्यवस्थाओं की जरूरत हमेशा पड़ेगी जहां पे लोग सिर्फ एक खास काम करने के लिए जा रहे हों, वो है पढ़ाई करने का काम, लेने का काम। क्योंकि हमको, जब हम सीख रहे होते हैं, मान लीजिए हम कांट का दर्शन पढ़ रहे हैं, उस समय हमें ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि परिवार में चाय बनी है कि नहीं बनी है, किसी ने खाना खाया है कि नहीं खाया है, या दरवाजे पर कोई आके आवाज लगा रहा है नहीं लगा रहा है। नहीं, कांट का दर्शन जब पढ़ रहे हैं तो कांट का दर्शन पढ़ें। तो क्लास में ये बहुत हद तक संभव हो पाता है। क्लासरूम के अंदर आप एक, जो भी व्यवधान हो सकते हैं उससे बचा जा सकता है, बचने की एक व्यवस्था संभव हो सकती है। तभी हम बोलते हैं कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे। कंट्रोल मतलब यहाँ पे अंकुश तो है, लेकिन अंकुश ये कि व्यवधानों को दूर रखने का अंकुश। तो कितना भी लोकतांत्रिक स्थिति होगी, जैसे तो चांद नॉवेल जो है उसको पढ़ना चाहिए, मराठी में भी उपलब्ध होगा, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी है ही। तो बच्चे ये तय करते हैं, उसमें छोटे बच्चों का स्कूल है कि क्या पढ़ाई होगी, क्या नहीं पढ़ाई होगी, कैसे होगी, बहुत सुंदर कहानी है। लेकिन वो एक स्कूल के भीतर होते हैं और वो तय करते हैं, और उस जगह पे होना बहुत मायने रखता है, क्योंकि वहाँ पे वो केवल अपने फैसले ले पाने के लिए जो आज़ादी होती है उस जगह पे उनको मिलती है। तो बाहरी व्यवधान जो आज़ादी उनसे छीन सकते हैं उससे बच जाते हैं वहाँ पे। तो ये क्लासरूम में बैठ के शिक्षा हासिल कर पाना, इसको लोकतांत्रिक और बेहतर जरूर बनाया जाना चाहिए, लेकिन इसको खत्म कर देने का मतलब क्या होगा? आप बहुत बड़ी संख्या में बच्चों से उनका शिक्षा का अधिकार छीन लेंगे। और ये बात सोशल मीडिया में ही मैंने देखी है, पढ़ी है, कई लोगों ने चिंता जाहिर की है
कि खासतौर से लड़कियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा का सारा तमाशा जो हुआ है उसमें बहुत मुश्किल आई है, क्योंकि लड़कियों की शिक्षा को गंभीरता से हमारे देश में वैसे भी नहीं लिया जाता है। तो लड़कियां 1 घंटे तक बैठ के मोबाइल पे या कंप्यूटर अगर है परिवार में तो बैठ के अपना असाइनमेंट कर सकें या लेक्चर सुन सकें, ये बात लोग समझ नहीं पाते हैं और उनको अक्सर घरेलू कामों में खींच लिया जाता है। तो क्लासरूम का सब्स्टिट्यूट अगर आप बनाएंगे ऑनलाइन शिक्षा को, उसका बड़ा खतरा ये है कि एक बहुत बड़ा वर्ग वो शिक्षा से ही भटक जाएगा, दूर हो, उससे छिन जाएगी, शिक्षा के दरवाजे बंद हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी एक और बात है, जब आप स्क्रीन पे होते हैं, मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ब्रॉडबैंड है, बहुत अच्छा इंटरनेट है, सब कुछ है, आप घर में शांति से बैठ सकते हैं, वो ऐसा घर भी है आपके पास, तब भी जब आप स्क्रीन पे होंगे बहुत बहुत कड़े अनुशासन की ज़रूरत होती है कि आप केवल जो पढ़ाई का काम है उस पर फोकस लगाए रखें। बहुत आसान होता है उस समय दूसरे वेबसाइट पे चले जाना, या आपका फ़ोन भी चालू ही रहेगा, व्हाट्सएप पे आ जाएगा मैसेज, कोई फ़ोन कर देगा, आप दूसरी वेबसाइट भी देखते रहेंगे, चैट भी करते रहेंगे। तो ये मल्टीटास्किंग हो रही है वीडियो देखते समय, ऑनलाइन क्लास करते समय, तो वो भी ध्यान हटा रही है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसकी बात हमने अभी कही थी, वो भी वहाँ पे संकट पैदा हो रहा है उसके लिए, क्योंकि आप पूरे ध्यान से जो पढ़ाई जाने वाली बात है उस पर ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। तो ये भी खतरनाक है। और एक और खतरनाक पहलू है जो यूनेस्को ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बात को सामने रखा है कि जब बच्चे ऑनलाइन जाते हैं तो हमारे सामने बहुत ऐसे केस आए हैं हम कि ऑनलाइन बच्चों का शिकार, मतलब बच्चों का शोषण करने वाले लोग ऑनलाइन इन बच्चों पे नज़र रख रहे हैं, और बच्चे इतनी बड़ी संख्या में ऑनलाइन जा रहे हैं, तो उन बच्चों की सुरक्षा और निजता का एक बड़ा खतरा सामने आ रहा है। और अमेरिका, पश्चिमी यूरोप वगैरह के देशों में ये खतरे ज़्यादा बड़े रूप से सामने आए हैं, क्योंकि वहाँ पे ये ऑनलाइन पेनिट्रेशन जो है, फैलाव जो है, वो बहुत ज़्यादा रहा है। और अब हमारे देश में अगर ये चीज़ फैलेगी तो यहाँ भी ये खतरे दिखेंगे। तो बच्चों के खिलाफ अपराधों की संख्या ऑनलाइन जरिए से ये बढ़ सकती है, तो एक खतरा ये भी है। तो ये एक पेडागॉजिकल ऑब्जेक्शंस भी हैं। और 9:07 हो रहा है, थोड़ा समेटने की कोशिश करूंगा मैं। राजनीतिक मसला, अभी दो ऑब्जेक्शंस हैं थोड़ा सा 15 मिनट और समय लूंगा। आप लोग कोई टिप्पणी हो तो ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा, सवाल हो तो भी देखते हैं, उस बात की जाएगी। तो राजनीतिक ऑब्जेक्शन, जब हम खासतौर से उच्च शिक्षा के संदर्भ में तो बहुत ज़्यादा ये प्रासंगिक भी है, रेलेवेंट भी है। जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, दोस्त बनते हैं, वहाँ पे मित्रताएं होती हैं, समूह बनते हैं, संगठन बनते हैं, टीचर्स के भी और स्टूडेंट्स के भी। सत्यशोधक विद्यार्थी संगठन कैसे बना है? क्योंकि आप एक कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में गए हैं, वहाँ पे साथ बैठे हैं, इकट्ठा हुए हैं, तब बन सका है। सत्यशोधक शिक्षक संगठन कैसे बना है? क्योंकि एक विश्वविद्यालय में टीचर्स साथ आगे काम करते हैं, तब बन सका है। ऑनलाइन स्थितियों में इस तरह के संगठन बनने की जो गुंजाइश है वो बहुत कम होगी या शायद बिल्कुल नहीं होगी। मैंने किसी ऑनलाइन कोर्सेज के स्टूडेंट्स का यूनियन नहीं देखा है, आपने देखा हो, जाना हो तो मालूम नहीं। ऑनलाइन कोर्स के विद्यार्थियों का यूनियन, अब सब कुछ ऑनलाइन जब हो जाएगा तब बनने लगे, अलग बात है, अभी नहीं है। और उसकी स्थिति भी क्या सत्यशोधक विद्यार्थी संगठन जैसी स्थिति होगी? या जामिया के विद्यार्थियों ने अभी जो जंग लड़ी है इस भारतीय राज्य के खिलाफ, सीए में, नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है, उसमें जामिया के स्टूडेंट्स जितने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं, ये तभी संभव हो पाया है जब वो स्टूडेंट्स एक जगह पे मौजूद रहे हैं, अपना संगठन बना सके हैं। रोहित वेमुला वो तब अपनी लड़ाई लड़ सके क्योंकि एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे और संगठन बना सके अपना, और वो तब संभव हुआ जब एक यूनिवर्सिटी है, एक फिजिकल स्पेस है, जहाँ पे आप अब जाके लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, दोस्तियां करते हैं, और इस तरह अपनी बात रखने का, अपने अधिकारों को समझ पाने का और उन अधिकारों के लिए लड़ पाने का एक आप में हिम्मत आता है, सरोकार आता है, संवेदना आती है। और ये इस चीज़ से सरकारें घबरा रही हैं, जाहिर सी बात है।
सरकार नहीं चाहती है कि इस तरह के यूनियंस और इस तरह के संगठन उस पर सवाल उठाएं, उसकी नीतियों के खिलाफ आंदोलन करें। इसलिए ऑनलाइन शिक्षा एक बहुत बड़ा जरिया है इस राजनीतिकरण की स्थिति को खत्म करने का। सरकार ऑनलाइन कोर्स करने वाले विद्यार्थियों के ऊपर, सरकार या जो भी सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी है, वो पूरा नियंत्रण रखेगी और ऑनलाइन कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स शायद ही उस स्थिति में पहुंच पाए कि वो उस नियंत्रण के खिलाफ संगठित होकर कोई आंदोलन कर सके। तो ये एक राजनीतिक ऑब्जेक्शन है, राजनीतिक पहलू है इस पूरी ऑनलाइन शिक्षा के कार्यक्रम का, जिसके प्रति हमें सचेत होने की बहुत ज़रूरत है इस खतरे के लिए। और इसीलिए मतलब राज्य जो है इतना प्रमोट ऑनलाइन को इसीलिए कर रहा है। मतलब एक पहलू ये भी है कि वो इस पूरे जो राजनीतिक चैलेंज उसके खिलाफ उभरा है, स्टूडेंट्स एक्टिविज्म खासतौर से आप देखिए, उससे घबरा गए हैं। और स्टूडेंट्स ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं इतिहास में, चाहे वो 1968 का फ्रांस हो, चाहे वो अरब स्प्रिंग हो। तो सरकारें घबराती हैं जब युवा और विद्यार्थी सड़कों पे आते हैं, तो सरकारें घबराती हैं और इसलिए वो उस माहौल को ही खत्म कर देना चाहती हैं कि आप एक साथ आके संगठित होकर अपनी लड़ाइयाँ लड़ सके। तो ऑनलाइन शिक्षा का एक पहलू ये भी है। अब आखिरी जो पहलू है उस पर आते हैं, वो क्या है? एक्सेस, पहुंच। ये एक बड़ा मसला है, लेकिन सबसे बुनियादी मसला नहीं मुझे लगा, इसलिए अंत में मैं इसको ला रहा हूँ। और ये एक्सेस का मसला ये है कि अभी हैदराबाद विश्वविद्यालय ने जब ये ऑनलाइन कोर्सेज की धूम अचानक मची है 24 मार्च के लॉकडाउन के बाद से, तो और हैदराबाद यूनिवर्सिटी ने 2500 स्टूडेंट्स, विश्वविद्यालय के कॉलेजेस जो हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं 2500, उनसे बातचीत की, सर्वे किया और ये पता चला उसमें कि लगभग आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑनलाइन कोर्सेज को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास या तो इंटरनेट की सुविधा नहीं है, या उनका डेटा पैक ख़त्म हो जाता है, उस तरह के बंदोबस्त नहीं है। यूनेस्को की एक रपट है, यूनेस्को और अभी आई है ये, मतलब पिछले 4-5 दिनों पहले की ये यूनेस्को की चिंता है जो जाहिर की है यूनेस्को ने, कि पूरी दुनिया में लगभग 82 करोड़ बच्चे हैं जो इस लॉकडाउन से जिनकी शिक्षा दीक्षा प्रभावित हुई है, और उस 82 करोड़ में से कम आधे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट या कंप्यूटर नहीं है, जो इंटरनेट कंप्यूटर तक नहीं पहुंच सकते। तो उनकी शिक्षा कैसे होगी, ये बड़ा सवाल है। और जैसा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के मामले में हमने पहले ही बात की थी कि ऑनलाइन एग्जाम में आप जो व्यवस्था कर रहे हैं उसके लिए कंप्यूटर, स्कैनर, एक बढ़िया ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ये पूर्व शर्त है, तब तो आप एग्जाम दे पाएंगे, नहीं तो कैसे आप एग्जाम दे पाएंगे। बहुत सारे ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे बमुश्किल फोन, मोबाइल से बात कर पाने में मुश्किल होती है, वहां पे आप ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करवा पाएंगे। भारत के स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उन सभी बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है। और दिल्ली गवर्नमेंट जो है, दिल्ली सरकार ने के एक शिक्षा विभाग के कोई सलाहकार साहब हैं, बड़े साहब हैं, और उन्होंने हाल ही में एक उनका आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया था जिसमें उन्होंने अपनी पीठ खुद थपथपाई हुई थी और ये कहा था कि जो 11वीं 12वीं के स्टूडेंट्स हैं उसमें तो 60% से ज़्यादा के पास मोबाइल वगैरह है। अब सोचिए दिल्ली में 60% तक, 60-70% बच्चे ही हैं जिनके पास मोबाइल है, यानी कि कम से कम 30-40% ऐसे भी हैं जिनके पास नहीं है। ये स्थिति दिल्ली की है और 11वीं 12वीं के स्टूडेंट्स की। और हम जानते हैं कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में एक लगभग 30% स्टूडेंट्स 10वीं तक आते आते स्कूल व्यवस्था से बाहर हो जाते हैं। तो यानी जो लोग 11वीं 12वीं में पहुंचते हैं वो फिर भी ठीक ठाक परिवारों वाले बच्चे हैं, मतलब वो बहुत खराब हालत हो सकती है उनके परिवारों की, लेकिन वो सबसे खराब हालत वाले परिवार नहीं है। क्योंकि इस देश में जो सबसे खराब, सबसे गरीब, सबसे बुरी परिस्थितियों में रहने वाले परिवार हैं, समूह हैं, समुदाय हैं, उनके बच्चे तो 5वीं 6ठी 7वीं तक नहीं जा पाते हैं। 11वीं 12वीं तो बहुत दूर का सपना है उनके लिए। उन सब तक कैसे डिजिटल की पहुंच है ही नहीं। जो घुमंतु जातियां हैं और जो अभी, जो हमने पहले बात की कि ये जो अभी इतना बड़े पैमाने पे
मजदूर शहरों से अपने गांव की तरफ जा रहे हैं, उनके परिवार उनके साथ जा रहे हैं, वे बच्चे भी तो इस पूरी ऑनलाइन कवायद से छूट गए। उसकी चिंता भी नहीं की आपने, वो इस आंकड़े में नहीं शामिल है। तो ये इंटरनेट और ऑनलाइन की पहुंच कितने लोगों तक है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये भी, इसको देखते हुए भी ये लगता है कि ऑनलाइन शिक्षा का जो पूरा जाल फेंका जा रहा है, ये हमें फंसाने के लिए फेंका जा रहा है, हमारी बेहतरी के लिए, हमारे पक्ष में कुछ नहीं की है। ये अगली बात और आखिरी बात कि जब ये सारे ऑब्जेक्शंस, ये कोई नई बातें नहीं है, ये कोई रहस्य की चीज नहीं है जो मैं कहीं से खोज के आज आपके सामने कर रहा हूं। शिक्षा की और राजनीति की और समाज की थोड़ी बहुत भी जिसको समझ है, बुनियादी समझ है, वो ये सब चीजें वो समझ सकते हैं, जानते हैं। तो हमारी देश की जो सरकारें हैं, जो लोग नीतियां बना रहे हैं, वो तो बहुत समझदार लोग हैं। वो तो प्रधानमंत्री महोदय का तो मालूम नहीं, लेकिन उनके सलाहकार लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। और पढ़ा लिखा होना समझदारी से उसका कोई वास्ता नहीं होता है। तो ये लोग समझते हैं कि ये गड़बड़ियां हैं, लेकिन फिर भी थोपी जा रही हैं हम पे। क्यों थोपी जा रही हैं? पहला कारण हमने जो कहा कि जो एक्सेस का मसला है उससे भी जुड़ता है, और केंद्रीकरण का जो मसला है कि ऑनलाइन शिक्षा एक बहुत बड़ा जरिया है सत्ता के लिए, राज्य सत्ता के लिए नियंत्रण में करने का चीजों को। और एक गैर बराबरी पे आधारित राज्य जो हमारे यहाँ है, जो पितृसत्ता पे खड़ा है, जो ब्राह्मणवाद की चारपाई पे बैठा हुआ है, जो पूंजीवाद के खंभे पे सहारा लिए हुए टिका हुआ है, जो तमाम तरह की भाषाई, शरीर आधारित गैर बराबरियों पे आधारित टिका हुआ है, ये बहुत सारे ये चाहता ही नहीं है कि सभी बच्चों को, युवाओं को बराबरी की शिक्षा, बेहतर शिक्षा मिले। उसका एजेंडा कभी नहीं रहा है। और आप सब जानते होंगे, लेकिन फिर भी दोहरा दें कि जब 1917 या 18, शायद मैं डेट भूल रहा हूँ, या 13 के आसपास, गोपाल कृष्ण गोखले ने सभी लड़कों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का बिल पेश किया था। उस समय की गुलाम भारत, औपनिवेशिक भारत की सेंट्रल असेंबली में उसका विरोध इस देश के रजवाड़ों ने किया था। और बड़े ईमानदारी से उन्होंने कहा था कि भाई ये सब पढ़ने लगेंगे तो हमारे खेतों में काम कौन करेगा। तो ये एक जो ब्राह्मणवादी मानसिकता है कि लोगों को बराबरी की सहूलियत, शिक्षा न मिल पाए, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे ऊपर ये तमाम तरह के प्रयोग ऑनलाइन वगैरह ये सब थोपे जा रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि ये अच्छा तरीका है लोगों को बाहर करने का। ये सब सोच समझ कर किया जा रहा है। और ये ब्राह्मणवादी चरित्र ही है कि आज जब हम जो ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें देख रहे हैं सड़कों पे, वो क्यों हो रहा है ऐसा? क्या जो लोग फैसले ले रहे हैं उनको नहीं मालूम कि लोग इतनी बुरी परिस्थिति में ट्रेनों में, सड़कों पे, ट्रकों में जा रहे हैं? वो जानते हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो ये भी मानते हैं कि जो बेहतर से बेहतर सुविधाएं हैं वो हमारे लिए हैं, यानी कि शासक वर्गों के लिए है, ऊंची जाति वालों के लिए है, पैसे वालों के लिए है, बाकियों के लिए नहीं है। ये ब्राह्मणवादी मानसिकता रही है। और एक और बड़ा कारण, ये तो दो कारण हो गए, तीसरा कारण बाजार। ऑनलाइन शिक्षा एक बहुत बड़ा बाजार है। और एक रपट है, 2-3 साल पहले कुछ लोगों ने बनाई थी, गूगल कंपनी और प्लस एक कंसल्टेंसी फर्म कोई थी। तो उन्होंने ऑनलाइन शिक्षा के ऊपर एक रपट बनाई कि कैसा बाजार है, क्या है। तो उनका आंकड़ा जो था, आकलन था, वो 2016 में उनका कहना था कि 2016 में ऑनलाइन शिक्षा का भारत में जो बाजार है वो $247 मिलियन, $247 मिलियन, और इसको मैंने रुपए में बदला है, ये है 2000 करोड़ रुपए। 2016 में 2000 करोड़ रुपए का बाजार, ऑनलाइन शिक्षा का बाजार। और उसी रपट में ये प्रोजेक्ट किया गया, ये अनुमान लगाया गया कि 2021 में ये जो बाजार है, उद्योग है ऑनलाइन शिक्षा का, ये $2 बिलियन हो जाएगा। अब $2 बिलियन में कितने जीरो होते हैं ये सब आप जोड़ सकते हैं।
इसका मैंने जो वो कंप्यूटर की गूगल की सहायता से जो अनुमान लगाया, जो कन्वर्जन किया रुपए में, तो आया 15,000 करोड़ रुपए। 15,000 करोड़ रुपए का बाजार 2021 में होगा ऑनलाइन शिक्षा। तो ये सारी कवायद, इसका हम जो रहस्य है वो ये है, ब्राह्मणवादी मानसिकता, बहुत बड़ा बाजार, मुनाफाखोरी का धंधा। इसलिए ऑनलाइन शिक्षा का ये बड़ा तमाशा किया जा रहा है, और इसीलिए ये जो आत्मनिर्भर भारत की सारा ढिंढोरा पीटने के पीछे बाजार है और ब्राह्मणवादी मानसिकता है, केंद्रीकरण की मानसिकता है। तो ऐसे में जाहिर बात है, अब मैं आखिरी हिस्से पे अपनी बात को खत्म करता हूं। काफी देर तक आप लोगों ने सुना। हम वापस फूले की तरफ लौटेंगे। फूले की तरफ लौटने का मतलब ये नहीं कि हम फूले को के फॉलोअर बन जाएं, उनके चेले बन जाएं, नहीं। हम वो नजरिया लेंगे फूले से और उस नजरिए को आगे बढ़ाएंगे। हमें ग्लोबल स्टैंडर्ड्स क्या होता है और 21वीं सदी के स्किल्स, रिक्वायरमेंट्स और कुशलता की ज़रूरतें क्या है, इससे कोई सरोकार नहीं है। हमारा सरोकार ये है कि एक बेहतर समाज, एक लोकतांत्रिक समाज, एक मानवीय समाज कैसे बने, जहां पे इतनी बड़ी केंद्रीकृत सत्ताएं ना हो जो हम हमारे शरीर पे, हमारे जीवन पे, हमारे दिमाग पे इतना नियंत्रण करती हैं। हमें ऐसे समाज की परिकल्पना करनी है जहां पे हम, जैसे मैंने पहले कहा था, कि अपनी स्वायत्तता और अपनी सहजीविता को असल मायने में जी सकें। हमें ऐसे समाज की परिकल्पना करनी है, और इसीलिए हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी शिक्षा कैसी हो, तालीम कैसी हो, इसकी परिकल्पना भी हमारी फर्क होगी। वो परिकल्पना बाजार की नहीं होगी, वो परिकल्पना लोगों पे नियंत्रण करने की या लोगों को बाहर धकेलने की परिकल्पना से अलग परिकल्पना होगी, और ये हमको करनी पड़ेगी। इसका सपना हमको देखना पड़ेगा, इसका खाका हमको बनाना पड़ेगा। उसमें तकनीक का क्या इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, इसके फैसले हम लेंगे, लेकिन वो फैसले लिए जाएंगे एक अलग बुनियाद पे, जो हमने बात कही कि एक बेहतर न्यायमूलक मानवीय समाज का जो नजरिया होगा उस आधार पे। वो उसका आधार मुनाफा नहीं होगा, उसका आधार गैर बराबरी नहीं होगी, नफरत नहीं होगा। और ये जो मजाक ऑनलाइन का किया जा रहा है हमारे साथ, कि जो लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल नफरत फैलाने के लिए करते हैं, झूठ और फरेब फैलाने के लिए करते हैं, दंगे करवाने के लिए करते हैं, वो ऑनलाइन शिक्षा का पैकेज हमारे सामने पेश कर रहे हैं। तो ये तमाशा जो है, इसको हमको समझना पड़ेगा। व्हाट्सएप चलाना, मोबाइल पे और फेसबुक चलाना, ये शिक्षा नहीं होती है, तालीम नहीं होता है। शिक्षा और तालीम उससे कहीं ज़्यादा बड़ी चीज़ है। और ऑनलाइन बहुत थोड़ा उसका शायद इस्तेमाल हो सकता है। कितना होगा, नहीं होगा, क्या होगा, इसका फैसला भी हम लेंगे। ये कोई नौकरशाह, कोई कोई एजेंसी या कोई एक्सपर्ट हमारे सर पे बैठा हुआ वो नहीं लेगा, हमको लेना होगा। तो ये सपना हमको देखना है, और इसी सपने के आधार पे हमको अपने संघर्षों का निर्माण भी करना है। और जिसकी बड़ी जिम्मेदारी और कठिन कठिन जिम्मेदारी आज हमारे सामने खड़ी है। हमारे तो पर कतर दिए गए हैं। एक झटके में लॉकडाउन के नाम पे हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी मौलिक अधिकार, मूलभूत अधिकार खत्म कर दिए गए। हमें अपने घरों में कैद कर दिया गया है। तो इस माहौल में हमें विकल्प तलाशने हैं। और ये हमारे समय का एक बहुत बड़ा अंतर्विरोध है। जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वो कैसे दुनिया का सबसे बड़ा जेल बन जाता है, या असल में वो दुनिया का सबसे बड़ा जेल ही था। जो सच्चाई छुपी हुई थी, वो अचानक कोविड महामारी के दौर में सामने आ गई। तो अब इस सच्चाई को बदलना और लड़ना हमारी जिम्मेदारी है। ऑनलाइन शिक्षा के तमाशे को तोड़ना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है, हमारे आंदोलनों की जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे अपनी बात खत्म करूंगा साथियों। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर कोई टिप्पणी, कोई सवाल हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और मैं देख लेता हूँ अगर कुछ और टिप्पणियाँ हैं। तो कोई सवाल अगर हो तो मुझे नहीं लगता कोई और सवाल है। तो यहाँ पे हम अपनी बात खत्म करते हैं। मैं बस प्रभाकर जी या
हमारे दूसरे साथी धमानंद अमोल, अमोल जी, ये आप अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपनी बात ख़त्म करूं, लाइव सेशन ख़त्म करूं। ओके, कोई अभी रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, धन्यवाद साथी। ओके, आप सबका धन्यवाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, और लड़ाइयों के लिए तैयार रहिए, लड़ते रहेंगे। धन्यवाद।